इस इकोनॉमिक सीरीज 2 में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगेन थोड़े से एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है, और थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से इजी हैं, लेवल इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी है। मेजर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फ्रॉम, जब भारत आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस का टाइम था, उस शाम में भारत की जो जीडीपी थी उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था, कौन से सेक्टर का था? टर्शरी सेक्टर, टर्शरी हमें पता है सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है, उस समय की बात हो रही है, ना कि आज प्रेजेंट टाइम की। प्राइमरी सेक्टर जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र या फिर मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये क्यों बंटवारा किया जाता है? ये इसलिए देखने के लिए क्योंकि पूरा इकोनॉमिक का सर्कल क्या चल रहा है भाई, एक तरफ प्रोडक्शन है, दूसरी तरफ कंजम्पशन है, ठीक है जी, यानी उपभोक्ता, उपभोग, ठीक है, और दूसरी तरफ है उत्पादन। अब वस्तु व सेवा का उत्पादन हो रहा है, कंजम्पशन, कंज्यूमर जो है, जो ग्राहक है, वो मांग करता है किससे? प्रोड्यूसर से, वस्तु व सेवा की डिमांड करता है, और ये बदले में पैसा लेके क्या करता है? सप्लाई कर देता है। तो यानी कि पूरी मार्केट में, बाजार में एक है खरीदने वाला, दूसरा है बेचने वाला, एक मांग कर रहा है, डिमांड, ठीक है, यानी कि मांग, और दूसरी तरफ है पूर्ति। और डिमांड एंड सप्लाई कैसे तय होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस, ठीक है, सारा खेल ही प्राइस पे है। अगर प्राइस महंगा होगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने सेक्टर में ज़्यादा पोटेंशियल है जिससे हमारी इनकम जनरेट पूरे देश की हो रही है, तो ये जांचने के लिए प्राइमरीली इकोनॉमिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर है आपका, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसे सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं, सर्विस सेक्टर जिसे टर्शरी। तो उस समय जो भारत की जो उस समय शाम को एक इवनिंग, एक ऐसे ही एक वर्ड यूज़ किया जाता है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का। आज के प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शरी सेक्टर का 50 to 60%। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर एट थर्ड आता है प्राइमरी। पहले क्या था? पहले प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा हुआ करता था, सेकेंडरी होता था, फिर लास्ट में टर्शरी होता था, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी अराउंड 80% पॉपुलेशन, पीपल ऑफ टोटल पॉपुलेशन वर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अभी क्या है? अभी 45 to 50 अप्रॉक्स लोग इसमें काम कर रहे हैं, और इसका 16 से 17 जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द गोल्स ऑफ इंडिया 5-year प्लान्स। अब हमें पता है कि पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, जब स्टार्ट हुई थी, आज क्या है, नीति आयोग ने ले लिया है, आज एक स्वरूप अलग है, ठीक है। तो उस वक्त क्या गोल था भारत की पंचवर्षीय योजना का? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, चारों ही था, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा 5-year गोल प्लान्स थे वो यही था कि ग्रोथ होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, इसलिए धीरे 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 हम एलपीजी की तरफ भी बढ़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वो एक अलग बात है कि हमारी मजबूरी भी बन गया था, बट वी रियली वांटेड टू मूव टूवर्ड्स द मॉडर्निटी। सेल्फ रिलायंस, खुद पे निर्भर होना, खाने के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं करना फूड के लिए। पहले हम फूड के लिए भी डिपेंड करते थे दूसरे देशों में, क्योंकि हमारी स्थिति इस तरीके से थी। वी लार्जली अवेल टू कंप्लीट द नीड्स ऑफ फूड नेसेसिटी, फूड बेसिक नीड जो होती है, जो फूड नीड होती है लोगों की, वो भी हम आयात करते थे। तो सेल्फ रिलायंस होना था, इक्विटी होना था, बट इन प्रैक्टिस नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू ऑल दीज गोल्स अंडर ऑल दी प्लान्स। ये सारे गोल्स थे, बट धीरे धीरे ऐसा नहीं था कि इनको धीरे इक्वल वेटेज दिया गया, धीरे धीरे कुछ ऊपर नीचे होते रहे। इट बिकम अ मैटर ऑफ चॉइस टू बी मेड इन ईच प्लान दैट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड गोल शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सबसे बड़ा रीज़न है ना किसी भी गोल को अचीव ना करने का, उसके पीछे कारण आता है रिसोर्स। आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको कोई भी काम करना है, इट्स लार्जली डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के ऊपर है।
इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस वॉज और वर रिस्ट्रिक्टेड टू मेनली टू, कौन कौन सी क्रॉप पे ही रिस्ट्रिक्टेड थी, पल्सेस, व्हीट, राइस, बाजरा। ठीक है, तो आपको सही आंसर बताना है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, स्पेशली व्हीट एंड राइस। ठीक है, इसी पे 2 फसलों पे थी सबसे ज़्यादा। डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ न्यू हाई यील्डिंग वैराइटीज यूज़ किया गया था बिगिनिंग इन दी मिड 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, एलपीजी की बात की थी, वो एलपीजी कुछ नहीं था, वो न्यू इकोनॉमिक यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म था जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के देख रेख में, तब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने किया था। पीछे कारण क्या था, हमारी मजबूरी हो गई थी, हाई फिस्कल डेफिसिट था, फेलियर ऑफ बिग बैंक्स इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो सबसे बड़ा जो हमारा रीज़न था वो बेसिकली हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो क्राइसिस हमारा हो गया था, क्योंकि इसी टाइम पे युद्ध भी हुए थे। तो जब भी आपको पता है इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ, तो धीरे 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 हम लोग का जो इंटरनल प्रोडक्शन था, व्यवस्था थी, वो काफ़ी बिगड़ गई थी। हम दूसरे देशों से आयात कर रहे थे, हम दूसरे देशों से लोन भी ले रहे थे, आईएमएफ से हमने लोन लिया, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज, हमारी करेंसी जो थी होम करेंसी, वो डिवैल्यूएट हमें करनी पड़ी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही थी। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं था मार्केट में, डिमांड ही नहीं थी हमारी। तो जब हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी अपग्रेड नहीं हो पाएगी, है ना, हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें आईएमएफ से हमने लोन लिया। तो आईएमएफ ने हम पे कंडीशन लगाया कि आपको एलपीजी, आपको और मॉडर्नाइज होना पड़ेगा। आपको पता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसमें लार्जली वेस्टर्न कंट्रीज़ है और सबसे ज़्यादा दबदबा है यूएसए का। यूएसए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करता है, कैपिटलिज्म, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे वस्तु की मांग व पूर्ति, जो वस्तु की जितने भी डिसीजन मेकिंग या ग्रोथ है वो मार्केट फोर्सेस पे काम करती है, ना कि सरकार की पॉलिसी पे। यानी वस्तु का जो प्राइस तय होगा वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस करेंगी। जैसे कि मान लो अगर मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके अनुसार उस वस्तु की कीमत रखी जाएगी। तो इस तरीके से मार्केट में कंपटीशन भी ज़्यादा रहेगा। हाई कंपटीशन होने से नंबर ऑफ चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन सोशलिस्ट ऐसा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे सरकार तय करती है किसी वस्तु की क्या प्राइस रखना है। तो सारी कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में होती है, सरकार के। तो यहाँ पे आईएमएफ ने, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है शुरू से, कुछ पूंजीवादी थी, कुछ सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, बट लार्जली हमारी समाजवादी ज़्यादा थी, पूंजीवादी कम थी, क्योंकि हमारी स्वरूप ऐसा नहीं था, डेमोग्राफिक फीचर ऐसा नहीं था, ना हमारे यहाँ पे कंपटीशन इतना था। तो सरकार को अपने हाथ में नियंत्रण सबसे ज़्यादा रखना पड़ा। बट धीरे 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 नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस कैपिटलिज्म। आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, सरकारी कंपनियां कम हो रही हैं, तो दिस इज़ मोर एंड लेस कैपिटलिज्म की तरफ हम ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो उस समय 1991 को जो हमारा पीछे अपनाने का ये कारण था, वो कंडीशन रखी थी कि आईएमएफ लोन तभी देगा जब हम एलपीजी मॉडल को अपनाएंगे। एलपीजी लिबरलाइजेशन, लाइसेंस को लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करेंगे निजी कंपनी, ग्लोबलाइजेशन, दूसरे देशों के साथ जुड़ेंगे, दूसरे देशों को अपने भारत के देश में भी काम करने दिया जाएगा। उसके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट आयात ड्यूटी है वो कम से कम लगाई जाएगी, ताकि बाहर के देश के प्रोडक्ट्स हमारे भारत में भी आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज मेट बाय इम्पोजिंग मोर टैक्सेस, बोरोइंग्स, इंक्रीज सब्सिडीज, ऑल ऑफ द अबव। देखो, डेफिसिट क्या होता है, जब खर्चा ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा है जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम है, बट उसमें से हम जब बोरोइंग्स को माइनस करते हैं, क्योंकि हम इस फिस्कल डेफिसिट को कहाँ से मेट करते हैं, बोरोइंग्स, उधार लेकर। ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर द ईयर्स, काफ़ी सालों में देखा गया, गवर्नमेंट हैज़ बिन फॉलोइंग द बेस्ट अप्रोचेस टू रिड्यूस पॉवर्टी इन इंडिया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अप्रोचेस, ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट, स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, मीटिंग द मैक्सिमम नीड्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द पुअर। सॉरी, अगर गरीबी को हटाना है तो क्या बेस्ट अप्रोचेस थी, ग्रोथ की तरफ ध्यान रखना होगा और डेवलपमेंट करना होगा, जिससे कि रोज़गार उत्पन्न हो और गरीबी नीचे हो जाए। स्पेसिफिक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, साथ साथ में कुछ स्पेसिफिक योजनाएं भी चलाई गई। मीटिंग दी मैक्सिमम नीड्स ऑफ द पुअर, ऐसा नहीं था, ऐसा करके तो फिर हम निर्भरता बनाएंगे ना। तो बी आंसर इज द करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following statements correctly differentiate between human capital and human development? Human capital treats human beings as a means to increase productivity, whereas the aim of human development is primarily human welfare. दूसरी स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट कहता है ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि इंसानों को एक मीन्स की तरह यूज़ किया जाएगा, एक ऐसा रिसोर्स यूज़ किया जाएगा जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कम समय में आप ज़्यादा काम कर पा रहे हैं. ह्यूमन कैपिटल एम्स एट वेलफेयर ऑफ दी, और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन का वेलफेयर. और बी स्टेटमेंट टोटली जस्ट अपोजिट है. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल एम्स एट द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमंस बाय एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, वेयर एज द ह्यूमन डेवलपमेंट इज एम्ड एट ह्यूमन वेलफेयर बाय एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर. गलत है. थर्ड, ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट डज नॉट. बिल्कुल भी नहीं. ह्यूमन कैपिटल डज नॉट इन्वॉल्व स्किल अपग्रेडेशन वेयर एज ह्यूमन डेवलपमेंट डज. बिल्कुल भी नहीं. ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल यानी कि ह्यूमन एक एसेट है, उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि उसके अंदर उसकी जो काबिलियत है वो और भी इंक्रीज हो. ठीक है. Which of the following 5-year plan says human resources development has necessarily to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population? कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में उसको असाइन करना चाहिए? फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, नन ऑफ द अबव. तो सही आंसर है सेवन्थ. सेवन्थ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को एक ह्यूमन कैपिटल की तरह सबसे ज़्यादा नेसेसरली की रोल माना गया डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. अगर पूरा भारत की ग्रोथ करनी है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करना होगा. ठीक है, क्योंकि जितना जो प्रोडक्शन फैलेगा, प्रोडक्शन एक्सपेंशन होगा, उत्पादन तब होगा जब स्किलफुल लोग उसमें उसको प्रोडक्टिविटी हाई करेंगे. ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी हाई होगी, डेट लीड टू हाई और क्वालिटेटिव प्रोडक्शन इन द मार्केट. ठीक है, जब प्रोडक्टिव क्वालिटेटिव प्रोडक्ट पहुंचेगा मार्केट में तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे. वी वुड एबल टू कम्पीट विद अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? प्रच्छन्न जिसे कहा जाता है, बेरोजगारी. मोर पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर अ टास्क डेट रिक्वायर्स लेसर नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इज लेसर कंपेयर टू द रिक्वायरमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट अकर ड्यू टू द सीजनल. बिल्कुल भी नहीं, सीजनल का कोई लेना देना नहीं है. अ हाई स्किल्ड पर्सन इज एम्प्लॉयड फॉर अनस्किल्ड. नहीं. ए और बी के ज़रा ध्यान से देखिए. ए कहता है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, एक ही काम पे लगे हुए हैं, जबकि उसमें लेस नंबर रिक्वायरमेंट है. ए इज़ द करेक्ट आंसर. ये आपको खेती बाड़ी में देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगा. कल्टीवेशन में एक पूरी फैमिली लगी पड़ी होती है, जबकि काम सिर्फ 2 या 3 लोगों का होगा, लेकिन पूरा 10 लोग लगा होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. दिस इज होमवर्क. ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इंडिया हैज़ एक्सेसिवली रिलाइड ऑन टोल कलेक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे. द टोल कलेक्शन मॉडल इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादातर प्राइवेट और पब्लिक का फाइनेंस शेयरिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये इस मॉडल को. तो भाई कौन सा टोल कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? डिज़ाइन बिल्ड, कौन सा पीपीपी मॉडल है? डिज़ाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेशन, बिल्ड लीज ट्रांसफ़र, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, बिल्ड ओन ऑपरेटर. ठीक है, ये चारों में से कौन सा सही होगा ये आपको मुझे बताना है कल की क्लास में. वी विल ऑल्सो डिस्कस ईच, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. With this, I am concluding my economics session here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you. And you can also put your ideas, your suggestions and your queries in the comment box. और कुछ बच्चों ने मुझे environment के लिए भी कहा था, and मैं कोशिश करूँगी environment सीरीज़ जल्दी लाने की. Thank you.